हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद डायरी ऑफ लाइफ से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए साथ मिलकर जिंदगी के कुछ पन्ने पलटते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी चल रही है हमारी रोजगार सीरीज, और इसमें हमने खाने के क्षेत्र में कच्चा सामग्री जो कि अनाज है, इसमें हमने रोजगार के अवसरों के बारे में बात करी कि हमारे लिए इसमें क्या क्या नए नए रोजगार के अवसर हो सकते हैं। जिसमें हमने अब तक देखा कि भूमि की जुताई, सिंचाई, खाद, बीज, कीटनाशक, खेत की सुरक्षा, फसल की कटाई, फसल के रखरखाव, इन सभी क्षेत्रों में रोजगार के हमारे पास क्या क्या अवसर हो सकते हैं। वीडियो तो आपको आई बटन में मिल जाएगी और वीडियो के एंड में स्क्रीन पर मिल जाएगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। आज भी दोस्तों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि उसमें हमारे रोजगार के क्या नए अवसर हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास फसल एकदम कट के तैयार है, जो कि हमने भूमि और बीज की पूरी क्षमता तक जाके उसको हमने मौसम, कीट पतंगे और जानवरों से बचा करके तैयार किए। तो वो हमारे पास अनाज के रूप में अभी तैयार है। अब ये अनाज लोगों तक पहुंचेगा कैसे? आज हम इसी क्षेत्र में रोजगार के नए नए अवसर देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अगर बात करते हैं हम किसी भी उत्पाद की, अगर हम बात करें अनाज की ही, तो कोई भी उत्पाद बनाने से पहले उसकी निश्चित उपभोक्ता को देख लिया जाता है। मतलब कि वो कौन लोग होंगे जो उसको इस्तेमाल करेंगे। वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो गांव में इस्तेमाल होगा या शहर में इस्तेमाल होगा, वो महंगा उत्पाद होगा या सस्ता उत्पाद होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके की सोच के होते हैं, या अलग अलग पसंद होती है लोगों की, अलग अलग जरूरत होती है लोगों की। कुछ लोग सस्ता उत्पाद पसंद करते हैं, तो कुछ लोग महंगा और क्वालिटी उत्पाद पसंद करते हैं। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही किसी भी उत्पाद का निर्माण करना होता है। तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से कि इसमें हमारे रोजगार के क्या क्या नए नए अवसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से वही अपने चारों पुराने स्तंभ। नंबर 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 मार्केटिंग एंड सेल्स और नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए जानते हैं इनको विस्तार से कि इस क्षेत्र में हमारे लिए ये किस तरह से काम करते हैं। तो अगर बात की जाए नंबर 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, दोस्तों अगर आप अपने उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद को और बेहतर बनाने की खोज कर सकते हैं, तो आप इस क्षेत्र में अपना रोजगार बना सकते हैं। तो आइए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं रोटी की, क्योंकि रोटी सभी लोग खाते हैं। तो रोटी के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए? आटा। लेकिन अगर आप एक गौर करेंगे एक चीज पे, तो आटा जो है वो 25 रुपए किलो से लेके 100 रुपए किलो तक मार्केट में मौजूद है, लोगों की अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो अब आप ये देखिए कि आप किस तरह के उपभोक्ताओं की मदद कर सकते हैं। मतलब या तो आप आटे की कॉस्ट को, उसकी कीमत को और घटा दीजिए, और सस्ता आटा और अच्छे क्वालिटी का आटा आप लोगों तक पहुंचाइए, या फिर आप जो 100 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं लोग, उनको और महंगा और अच्छा क्वालिटी का आटा दे। तो जैसे अगर बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल बता देता हूँ हल्की सी। जैसे बात करते हैं अगर 25 रुपए किलो के आटे की, तो इसकी कीमत को कैसे घटाया जा सकता है। तो कीमत को घटाने के लिए हमारे पास में दोस्तों कई तरीके होते हैं। सबसे पहला आता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को घटाया जाए। मतलब अगर आप अभी देखेंगे आटे की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरीके से पड़ती है, तो आप देखेंगे गेहूं जो है अभी 2200-2400 रुपए क्विंटल तक मिल रहा है। मतलब अगर आप पर किलो का रेट देखेंगे तो गेहूं ही आपको 20-22 रुपए, 24 रुपए किलो मिल रहा है। तो आटा कहां से सस्ता हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको पीछे से फसल की ही जो कॉस्ट है, उसकी कीमत है, उसको कम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास कई रास्ते हैं। फसल की कीमत बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है फसल का नुकसान हो जाना। जो भी व्यापारी होता है या जो भी किसान होते हैं, वो अपनी कीमत में अपने नुकसान को जोड़कर ही उसकी लास्ट या उसकी फाइनल प्राइसिंग जो है, उसकी मैक्सिमम प्राइस जो है वो तय करते हैं। तो आप लोग ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि जो उनका नुकसान है वो कम हो जाए। उसके लिए आप सबसे पहले भूमि की उर्वरकता पे ध्यान दीजिए, उसके बाद में आप खाद पे ध्यान दीजिए, बीज पे ध्यान दीजिए, उसके बाद में आप सिंचाई पे अच्छा ध्यान दीजिए कि फसल को पानी भरपूर मिले, जिसकी वजह से फसल खराब ना हो। उसके बाद में फसल की सुरक्षा पे पूरा ध्यान दीजिए। उसके बाद में उसकी कटाई में इस चीज का ध्यान दिया जाए कि कटाई के वक्त बहुत सारा अनाज खराब हो जाता है, तो ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन से उपकरण हो सकते हैं जिससे वहां पर बचाया जा सके। उसके बाद में उस तैयार अनाज का रख रखाव करने में वो खराब ना हो। वैसे वेयर हाउस उसको बोलते हैं, गोदाम बोलते हैं, उस तरह का आप जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए महंगा ही सेटअप लगाया जाए। आप सस्ते में भी, हमारे पुराने जमाने में जो हमारे दादा परदादा लोग हुआ करते थे, हमारे पूर्वजों के पास ऐसे ऐसे नुस्खे हुआ करते थे कि सालों सालों चीजें खराब नहीं होती थी, और वो लोग कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करते थे।
तो हमें भी कुछ ऐसा दिमाग लगाना है, हमें पढ़ना है अपने इतिहास को, विज्ञान को, और हमें अपनी इस नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन को मिक्स करके एक बहुत ही सॉलिड सा तरीका ढूंढ के निकालना है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसे कई तरीके होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज्यादा किसी भी चीज की कीमत को बढ़ा देता है। तो अगर आप उसके आयात निर्यात या उसके माल ढोने की कीमत को कम कर सकते हैं, मतलब आप जिस एरिया में उसकी डिमांड है आप उसी एरिया में एक प्लांट लगा दीजिए, तो जो माल को ले जाने आने में खर्च होता था वो घट जाता है। तो ये सब कॉस्ट कटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा आगे, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि किसी भी उत्पाद की कीमत को कैसे घटाया जा सकता है। अब बात करते हैं अगर महंगे उत्पाद की। जैसे मुझे एक याद आ रहा है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, नहीं तो लोग कहेंगे मैं प्रचार कर रहा हूँ। एक आटा आता है मार्केट में, काफी फेमस है, तो उसमें गेहूं के साथ साथ चने का आटा और मक्की का आटा और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं। तो जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, वे जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, जो अमीर लोग हैं वो तो बेहतर ही चाहेंगे, तो वो लोग उस तरीके की चीजें ढूंढते हैं। तो अगर आप ऐसे कस्टमर को, ऐसे उपभोक्ताओं को आप लाभ देना चाहते हैं, तो आप ऐसी चीजें खोज कीजिए कि इसमें और बेहतर क्या हो सकता है। जैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ बहुत लोग जा रहे हैं कि हमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, ऐसे हमें फूड प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे हमें खाने की चीजें चाहिए, तो वो भी बहुत चल रहा है आजकल, बहुत महंगे जाते हैं मार्केट में। ऑर्गेनिक का पता करेंगे, ऑर्गेनिक आटा मुझे लगता है 100-150 रुपए 200 रुपए किलो तक मिलता होगा। तो वो ऐसे लोगों के, अगर आप ऐसे लोगों के लिए करना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए रिसर्च कर सकते हैं। उनके लिए कई लोग तो इतने अपर लेवल पे जाके उसी को करते हैं कि उनके प्रॉपर खुद के ही खेत में आप खेती करेंगे और जो फसल तैयार होगी वो सिर्फ उन्हीं के लिए होगी। तो एक से एक लोग हैं, आप देखिए आप किस तरीके के लोगों को सर्व कर सकते हैं, मतलब आप किन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अनाज के क्षेत्र में आपके लिए रोजगार के अवसर। अब एक और बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हम लोगों ने इतना बात करी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में, कि जो अनाज होता है, रोटी सभी लोग खाते हैं, तो इसमें क्या हमें सिर्फ कीमत ही देखनी है, मतलब सस्ता है महंगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे खाने के क्षेत्र में, विशेष करके आटे के या रोटी के क्षेत्र में काम करता है। वो ये है कि जो आटे की सबसे ज्यादा खपत है वो शहरों में होती है, क्योंकि गांव में लोगों के पास में अपना खुद का अनाज होता है, वो लोग गेहूं पिसवा के ही अपने लिए अनाज तैयार करवा लेते हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के गांव में अपना प्लांट लगाने की सोचेंगे, तो शायद वहां पर वो इतना कारगर ना हो। तो जब भी आप किसी भी चीज की रिसर्च या डेवलपमेंट करते हैं, तो आप लोगों को इन चीजों का भी ध्यान में रखना है कि वहां का वातावरण, माहौल, वहां की सोसाइटी, वहां के लोगों का रहन सहन, वहां की लोगों की जरूरत कैसी है, वहां लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, तब जाके आप किसी भी काम की शुरुआत करें, ताकि आपको शुरू करने के बाद में किसी परेशानी के सामना ना करना पड़े, आपको पहले से ही पता हो। तो दोस्तों अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आप जिस तरह के वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए काम करना चाहते हैं, वैसे उत्पाद का उत्पादन कीजिए जिसकी मार्केट में भी डिमांड हो। मतलब आप खुद की फैक्ट्री लगाइए और उसका प्रोडक्शन चालू कर दीजिए। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप महंगे उत्पाद बनाने की तरफ जाएंगे, तो आपको सेटअप भी महंगा और बड़ा लगाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मशीनें, ज्यादा लोग होंगे आपके अंडर में काम करने वाले, तभी आप उस तरह के उत्पादों का निर्माण करवा पाएंगे। तो अगर आपके पास में बजट की समस्या है, तो आप स्टार्टिंग थोड़ा सस्ते प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, ताकि आप कम पैसे से शुरुआत कर सकें। बाकी आगे आप जैसे चाहें वैसे अपना काम बढ़ा सकते हैं, बाकी फैसला आपके हाथ में है। अब बात करते हैं तीसरे और इम्पोर्टेंट पहलू की, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो दोस्तों मार्केटिंग एंड सेल्स में भी आप अपने किस वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए काम करना चाहते हैं, आप वो तय कीजिए और उसके बाद में उसी तरह के उत्पादों का प्रचार प्रसार कीजिए। जो ऐसे कंपनी, जो ऐसे प्रोडक्ट की खोज करते हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं, आप उनसे बात कीजिए और उनके उत्पादों का प्रचार प्रसार कीजिए। जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे आपका भी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इसमें आप अकेले से भी शुरुआत कर सकते हैं, बाकी आप धीरे धीरे बाद में चाहे तो अपने अंडर में टीम बना लीजिए, बढ़ाते रहिए। बढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो बात करें अगर दोस्तों इस फील्ड के आखिरी चौथे स्तंभ की, डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानते हैं किसी अच्छे उत्पाद की खोज हुई है, उसका उत्पादन भी हो गया और उसका प्रचार प्रसार हुआ, उसकी डिमांड भी आ गई, तो वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों कुछ कड़ियां हैं जो मैं हमेशा से बताता आया हूँ।
अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये चारों के चारों स्तंभ मैंने जिसमें डिटेल से बताए हैं, वो वीडियो को ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो बात करते हैं अगर कड़ियों की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो कड़ियां हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है डिपो, जहां फैक्ट्री से माल बनकर आता है। फिर बात करते हैं होलसेलर की, जहां डिपो से माल आता है, डिपो में ज्यादा माल होता है, होलसेलर पे कम माल होता है उसके क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद में आते हैं रिटेलर यानी खुदरा दुकानदार, जो हमारे गली मोहल्ले मार्केट में आस पड़ोस में हमने देखे हैं, जिनके यहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, उनके यहाँ होलसेलर से सामान आता है। तो अब और एक कुछ और तरीके भी हैं, जैसे कि आजकल शॉपिंग मॉल चल रहा है, वहां पर होलसेलर्स नहीं होते हैं, बीच में रिटेलर्स नहीं होते हैं, वहां डिपो से डायरेक्ट माल आता है, जिससे कि वो लोग थोड़ा सस्ता माल दे पाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा महंगा सेटअप लगाना होता है। तो वो आप लोग देखिएगा अपने बजट के हिसाब से, अगर आप कर सकते हैं तो। और एक और क्षेत्र आता है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, वो है ई कॉमर्स, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा लीड यही लोग करते हैं जो मार्केट लीडर होते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप चाहें तो आप अपने खुद के प्रोडक्ट को अमेजोन पे भी सेल कर सकते हैं। वो लोग ड्रॉप शिपिंग और भी बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, जिसमें आप अपना सामान उनके यहाँ रखवा दीजिए, या ऑर्डर आने पे आप खुद डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई कर दीजिए। तो इसमें से कुछ भी आप ऑप्शन चुन के अपने प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं, मतलब अपनी दुकान पे तो बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ में आप ऑनलाइन पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड के कस्टमर को भी अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये कुछ कड़ियां हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आप देखिए आपके बजट के हिसाब से और आपकी समझ के हिसाब से आपके लिए कौन सा क्षेत्र ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों जितना मेरी समझ में आया वो मैंने सब आप लोगों को बताया। अब आप लोग देखिए आपके बजट के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपके लिए कौन सा क्षेत्र ज्यादा बेहतर है। और साथ ही साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या ये कुछ आप लोगों के लिए लाभदायक था। अगर हाँ तो दोस्तों लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद डायरी ऑफ लाइफ से आप सबसे विदा लेता हूं। गुड बाय, टेक केयर।